तहरीक इंसाफ में मुंतखब और गैर मुंतखब अरकान की कशमकश। वजीर मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल को बहन की सिफारिश के लिए खत लिखना महंगा पड़ गया। वजीर आजम का जरताज गुल से इजहार नाराजगी। नईमुल हक के काबिल भांजे की रातों रात तरक्की के भी चर्चे। मैरिट पर सिर्फ हुक्मरानों के काबिल भांजे, भतीजे और बहनें ही क्यों पूरे उतरते हैं? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शोजब से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी से, दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से और रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे दर पे मसाइल का शिकार है। मईशत के बुरान, ऑपोजिशन के सियासी दबाव के बाद अब पार्टी के अंदर से इख्तलाफी आवाजें भी उठना शुरू हो गई हैं। हैरत की बात यह है कि यूजुअली इख्तलाफात की आवाजें उस वक्त उठती हैं जब कोई पार्टी ऑपोजिशन में हो, मगर हुकूमत में होते हुए भी हम ये डिसेंट की आवाज़ सुन रहे हैं पीटीआई के अंदर से। जो मुश्किलात थी उनका आगाज माशी टीम की तब्दीली से हुआ, जब पार्टी के अहम रुकन असद उमर की जगह गैर मुंतखब अफराद को लाया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जगह गैर मुंतखब फिरदौस आशिक अवान साहिबा आ गई। इसके बाद से पार्टी की सफ़ों में एक कशमकश की सूरत हाल नजर आ रही है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ये बात छुपाई भी नहीं। उन्होंने इस बेचैनी के बारे में खुलकर ही कह दिया कि तहरीक इंसाफ में मुंतखब और गैर मुंतखब लोगों की सर्द जंग है। वजारतों की तब्दीली भी इन्हीं गैर मुंतखब अफराद की वजह से थी। वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी वजारत में नईमुल हक, यूसुफ बेग मिर्जा, आशक खान और ताहिर खान ने मुदाखलत की। हमारे फैसलों में बड़ी सियासी कमजोरियां हैं, यहाँ अहम फैसले हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या पार्टी उनके हवाले कर दें जो कभी काउंसलर भी नहीं रहे। मेरे मना करने के बावजूद शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और फिर बैरून मुल्क भी जाने दिया गया। अगर नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के अंदर से इख्तलाफी आवाजें क्यों उठना शुरू हो गई हैं? गैर मुंतखब अफराद क्या पार्टी के ऊपर हावी होने जा रहे हैं? क्या पार्टी के अंदर अनरेस्ट है? लेट्स नॉट फॉरगेट कि कुछ अरसा पहले ही हमने शाह महमूद कुरैशी साहब को भी ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए सुना था कि जहांगीर तरीन साहब किस हैसियत से मुख्तलिफ पार्टीज को रिजाइड कर रहे हैं। सो ये इख्तलाफ छुपा हुआ नहीं है, सामने नजर आ रहा है। आई कम टू यू जनरल अमजद शुएब। बात उन्होंने फौज के इदारे के हवाले से की। उन्होंने कहा ISPR का ये काम ही नहीं है कि वो स्टेटमेंट्स दें, मुल्की जो तासुर है इंटरनेशनल मीडिया में वो ठीक नहीं जाता। डू यू एग्री? क्योंकि कंसिडरिंग दिस इज द फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हु इज सेइंग दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बात यह है कि ये उनकी अपनी अलग ज़ाती ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो वो तकरीबन 24 घंटे पहले अनाउंस करते हैं कि हमने कल इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अगर हुकूमत चाहे तो वो उनको बुला के पूछ भी सकती है, कोऑर्डिनेट कर सकती है कि जी इसमें क्या आप बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अगर उनको इतराज़ हो किसी चीज़ पे, अगर आज ये फीलिंग है फवाद चौधरी को, तो फवाद चौधरी उस वक्त जब अनाउंस होती है उस वक्त उनको पूछ सकता था कि जी आप किस चीज़ पे बात कर रहे हैं ताकि हमें पता हो। लेकिन ये भी अगर नहीं किया, कोऑर्डिनेट नहीं किया, और फिर आप बाज़ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे खुद भी बात ना करें और मुल्क की सलामती से जुड़े हुए मामला जो हैं उन पे कोई भी और बात करता नजर ना आए, तो फिर ISPR ने तो लीड लेनी है। तो इसमें अगर कोई गैर कानूनी चीज है वो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। जब पाक इंडिया टेंशन थी उस वक्त हमने ISPR को एक्टिव देखा, बड़े अच्छे तरीके से एक्टिव देखा। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री खामोश थी, फॉरेन ऑफिस से कोई इतनी ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आई। इन सबको मिल के बात करनी चाहिए थी, मिल के कर लेते एक इम्प्रेशन हो जाता, वरना इनके पास वो एक्सपर्टीज, टेक्निकल एक्सपर्टीज है नहीं जो ISPR के पास मौजूद है मिलिट्री या सिक्योरिटी मैटर्स पे। राइट। सो इस वजह से अगर कल को ये अपना भी उसमें हिस्सा डालना चाहें या इमेज बनाना चाहें कि जी हुकूमत ही साथ है, तो वो यही होगा जिस तरह के मसलन नून लीग के ज़माने में कल मोशन के ऊपर जब हुआ तो बादल नखास्ता आपको परवेज़ रशीद साहब भी साथ बैठे नजर आए। उन्होंने तो सिर्फ एक सलाम किया, उन्होंने कहा आप ये देंगे ब्रीफिंग। तो हुकूमत इन्वॉल्व हो गई, हुकूमत इन्वॉल्व तो हो गई ना कि हुकूमत की मर्जी है कि जब सवात ऑपरेशन था, मुझे याद है कायरा साहब भी बैठा करते थे, वो इस तरह बैठ जाए। तो मेरा मतलब है कि ये अगर आप अगर उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें
तो सारी चीज़ तय हो सकती है, बजाय इसके कि आप पब्लिक में ये इस तरह की कहानी सुनाएं। ये कमजोरी आपकी अपनी है कि आपने कोऑर्डिनेट नहीं किया और आज आप एक चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं जबकि आपके अपने हाथ में था सारा कुछ करना। So you think एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी की अपनी मेरा ख्याल है उसकी कोताही है, उसको करना चाहिए था। अब बात कर रहे हैं अभी की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कहती हैं, ये शायद हमें कंवर साहिबा बताएंगी। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जाती राय है या अभी भी आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में ये राय? नहीं, ये जितना भी इंटरव्यू है ये उनकी जाती राय है और मैं समझती हूँ कि मिनिस्टर, ही इज योर फेडरल मिनिस्टर। बिल्कुल, ही इज अ मिनिस्टर और इसी वजह से वो अपनी जाती राय भी रख सकते हैं। अब वो एक अपना पर्सनल इंटरव्यू दे रहे थे, वो कोई गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, उसमें फ़र्क होता है। अब जैसे मैं इस वक्त गवर्नमेंट की नुमाइंदा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मेरी पर्सनल कैपेसिटी में मुझसे क्वेश्चन करेंगी तो मैं अपना ओपिनियन भी आपको बता सकती हूँ। और देखिए, डेमोक्रेटिक जो पार्टीज होती हैं उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और इस चीज़ को हम डिस्करेज नहीं करते हैं। पर आपकी पार्टी में गैर मुंतखब अफराद कैसे हावी होने जा रहे हैं? ये उनका अपना एक ओपिनियन हो सकता है, मैं उस अपनी राय रखती हूँ। मैं समझती हूँ कि ऐसे नहीं है, एक बैलेंस है और प्राइम मिनिस्टर एक उनकी सवाबदीद है जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं। जहाँ तक नईमुल हक साहब और दूसरे लोगों का ताल्लुक है, वो पार्टी के साथ बड़े अरसे से हैं और खान साहब अगर उनको मशावरत के लिए इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो मशावरत करते हैं। सो ये तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी सवाबदीद है कि अपनी कैबिनेट को उन्होंने किस तरीके से बैलेंस करना है आइन के हदूद में रहते हुए, और अभी तक वो अपनी आइनी जो उनकी पावर्स बनती हैं उससे वो बाहर नहीं निकले हैं। जो भी उन्होंने इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स या एडवाइजर्स रखे हुए हैं वो गिवन कैपेसिटी के अंदर ही रखे हुए हैं, या तो वो उससे एक्सीड कर रहे हो या उन्होंने कोई आउट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने कोई पावर एक्सरसाइज की हो, फिर हम उस पर एतराज़ कर सकते हैं। हाँ, ये टग ऑफ वॉर एक अलग है कि इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं या नॉन इलेक्टेड मेंबर्स जो टेक्नोक्रेट्स हैं या एडवाइजर्स हैं उनकी आपस में एक दूसरे से ज़रूरी नहीं है 4 बहन भाई हो, 5 बहन भाई हो, उनकी भी आपस में टसल चल रही होती है या वो क्या कहते हैं कि कंपटीशन चल रहा होता है। लेकिन ओवरऑल मैं समझती हूँ कि हमारी जो कैबिनेट है या पार्टी है वो हार्मनी है। ये बात ऑपोजिशन कर रही है। सो क्या कैन वी से कि आपकी पार्टी के अंदर कुछ आवाजें ऐसी हैं जो ऑपोजिशन के साथ मिली हुई नजर आ रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेटिक आवाज़ें जो होती हैं, अगर डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है तो वो मुख्तलिफ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। ऑपोजिशन तो खुद मिला लेती है आवाज ना, वो तो ये कोशिश करते हैं कि कोई उनको कोई चीज मिले तो जिसको वो ब्लो कर सके, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ। और इसको खुद भी उन्होंने देखे अपनी ट्वीट से भी बाद में उसको कहा है और प्राइम मिनिस्टर ने भी उस पर कोई एतराज नहीं किया। ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेमोक्रेसी का हुसन है। और पार्टी में, कैबिनेट में जब कैबिनेट के डिसीजंस हो रहे होते हैं सबको खुला मौका दिया जाता है बात करने का, हर कोई अपनी अपनी राय बता सकता है। वहाँ पे वो बादशाही निजाम नहीं होता। इंटरव्यू देने की जरूरत क्यों पड़ी है, बाहर आके बात करने की? ये तो आपको खुद बता सकता है। ये तो कहता रहा, बात तो मेरी नहीं सुनी। चौधरी मंजूर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। रिसेंटली अभी फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने फौज के रोल का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा फौज ताकतवर इदारा है लेकिन मुल्क नहीं चला सकता, और ISPR ने नहीं, सिविल हुकूमत ने इंटरनेशनल इमेज बनाना है। ये इस वक्त इस किस्म के बयान देने की क्यों जरूरत पड़ी है गवर्नमेंट के नुमाइंदों को? देखिए, एक बुनियादी बात यह है कि ये एक डिबेट जो शुरू हुई है, मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि ये जो डिफेंस एनालिस्ट भी आकर बैठ रहे हैं, इनकी वजह से भी एक आम तासुर जो आम जगह पे रेडी वाले के पास भी जा रहा है वो गलत जा रहा है। हमने देखना है कि एक इंस्टीट्यूशन का इटसेल्फ रोल क्या है और उसे क्या करना है, ये बुनियादी चीज है। अगर उससे तजावुज हो रहा है कहीं पे तो फिर वो अंडर डिस्कशन आएगा। तो वो अगर बात की है उन्होंने तो वो बात मेरा ख्याल है इस हवाले से दुरुस्त है कि ये काम उनका नहीं है। अगर जिस दिन DG ISPR ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने दाखिला पॉलिसी पे, खारजा पॉलिसी पे, डिफेंस के ऊपर, जिस पे उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, बाकी चीजों पे बात की थी, तो ये सारे तो मिनिस्टर्स मौजूद हैं। अगर ये मिनिस्टर्स मौजूद हैं, अगर एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स लेकर आनी है, अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बात करेगा तो फिर शफकत महमूद साहब क्यों बैठे हैं? बट सर, चौधरी मंजूर, कब DG ISPR ने एजुकेशन नेशनल एक्शन प्लान के तहत बात हुई थी वहाँ पे? तो जो तब वो पहली एक बड़ी मशहूर जमाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सारे रोल ही उन्होंने ले लिए थे, तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी चीजें भी ऐसी हैं। और फिर उसके बारे में अगर उन्होंने कहा है कि मुल्क नहीं चलाना, तो ये बात ठीक है, मुल्क उन्होंने नहीं चलाना, जो उनका रोल है वो उनका रोल है। बाकी जिस तरह से है, अगर हुकूमती
नुमाइंदगान जो 38 पंजाब के हैं और बाकी दर्जनों सेंटर के अंदर हैं, तर्जमान जो बने हुए हैं, पता नहीं किस चीज की ये तर्जमानी करते हैं, फिर भी इनसे असल इश्यूज पे बात ही नहीं होती। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई ना कोई तो करेगा जिससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप एक कॉम्पिटेंट लोग हों जो सारे इश्यूज पे, जिनको कमांड हासिल हो, जो सारे इश्यूज पे बात कर सकें। वरना तो क्या होगा, अगर आप सवालात को अवॉइड करेंगे तो सवालात तो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे, उनको जवाब तो देने पड़ेंगे। चौधरी साहब, अभी हमने एक एग्जांपल दी, जनरल साहब ने भी जिक्र किया कि इकट्ठे होनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। पीपल्स पार्टी के जमाने में मुझे याद है अच्छी तरीके से कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कायरा साहब होते थे और डीजी ISPR होते थे, जिस वक्त वो ऑपरेशन पे ब्रीफिंग देते थे तो इकट्ठे ब्रीफिंग देते थे। बिल्कुल याद है। और आपको ये भी याद होगा, कि कायरा साहब बैकग्राउंड ब्रीफिंग भी देते थे सारे एंकर्स को बुलाकर। Yes. क्योंकि वो एक जंग जनरल साहब कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का अपना कसूर है, ये इसमें आप ISPR को भी कसूर, मुझे नहीं पता अब इनके मौजूदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का कसूर है, किसका कसूर है, लेकिन कोई इस वक्त उस किस्म का कोई ऑपरेशन तो नहीं चल रहा ना जी, या तो बताएं। वो तो एक खास सिचुएशन थी और उसके बाद जब वो ऑपरेशन ओवर हुआ है उसमें भी लीड जो करते थे वो कायरा साहब किया करते थे, आपको याद है। तो वो सारे सवाल, अगर कोई स्पेसिफिक कोई ऑपरेशन के रिलेटेड विद इन द ऑपरेशन कोई सवाल आता था तो वो DG ISPR की तरफ इशारा करते थे कि आप इसका जवाब दें। वो देते थे, जनरल अतर साहब होते थे, आपको याद है, मुझे भी। चौधरी साहब ने ये भी देखा कि अभी जब पाक इंडिया टेंशन हुई तो प्रेशर पड़ा ISPR का इंडिया को, फिर अपने तीनों चीज को लाके उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नाकाम कोशिश की जो कि बड़ी बैकफायर हुई, क्योंकि उसमें वो गलत बयानी कर रहे थे जो एक्सपोज भी हुई। सो इंटरनेशनली इमेज क्या हमें लगा कि खराब हुआ है या बेहतर हुआ है? क्योंकि नजर तो ये आ रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान की तरफ से हुई बड़ी मजबूत थी, उनका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। आप अगर वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन पे बात करते हैं, आदमी बात करते हैं वॉर पर, क्योंकि उनका ये सेटअप ही नहीं है, उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जब वो बैठे होते हैं तो जरा आप बाकी उनके जर्नैलों का हाल तो देखें ना, वो कैसे बैठे होते हैं और क्या क्या हो रहा है। उनका डिफेंस मिनिस्टर लीड कर रहा होता है। हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर का पता ही नहीं होता कि कौन है कौन नहीं। तो वो वहां पे और मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ है। मतलब अमेरिका का अपना एक सिस्टम है, बरतानिया का अपना सिस्टम है, चाइना का अपना सिस्टम है। आप हर सिस्टम को हर जगह पे इम्प्लीकेट नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेशनली फिर भी जो आपका माना जाएगा वो जो गवर्नमेंट होती है उसका रिस्पॉन्स माना जाएगा। अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्स होता है वो गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्योंकि दुनिया ने गवर्नमेंट से डील करना है। Right. Nehal Hashmi साहब, thank you so much for being on the program. ISPR या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इनका क्या रिलेशनशिप होना चाहिए आपस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारिया, हर चीज़ ठीक है, आपको क्या किस चीज़ में कमी बेशी खराबी नज़र आ रही? रावी कह रहा है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, हम खुशहाल हैं, हम हंस रहे हैं, तो इसमें ये कोई अचंभे की बात नहीं। सर, रावी तो जो कह रहा है, ये मरीम नवाज साहिबा की ट्वीट आपको मैं आज दिखा देती हूँ, जिन्होंने कहा है कि महंगाई पर, पेट्रोल की महंगाई पर उन्होंने कहा है कि नालायक आजम ने अवाम की जिंदगी जीलन करने का बेड़ा उठा रखा है। कहते थे कि करप्शन की वजह से पेट्रोल महंगा होता है, मकाफात अमल अटल है। सो आपका रावी तो जो भी लिख रहा है ये मरीम नवाज साहिबा ने लिखा है। मैं तो आपके रावी की बात कर रहा हूं कि हर चीज मुस्बत आप दिखाएं। फारिया, आप मुस्बत दिखाया करें, इस तरह से आप मनफी दिखाएंगी तो आप अपने लिए मेरे लिए प्रॉब्लम करेगी। जब पेट्रोल था, आवाज नेहाल हाशमी साहब को, जब पेट्रोल था 147, जब पेट्रोल 147 पर बैरल डॉलर था, तो उस वक्त पेट्रोल 80 रुपए से कम था। आज माशाल्लाह से पेट्रोल 67 डॉलर पर बैरल है, तो पेट्रोल 112 पे है। तो रावी तो चैन ही चैन लिख रहा है और आपको तो चैन ही चैन लिखना भी है। फारिया, आपको तो ये काम करना पड़ेगा। और जो अभी आपने कहा, कोई काम करना नहीं पड़ेगा, ना मुझसे आप कोई काम करवा सके ना कोई और करवा सकेगा, कोशिशें जरूर की, इसलिए मुझे यूं मत नहीं आप करें। दूसरी बात, जो अपने जो म्यार है अपने लिए रखें सर, अपने म्यार, दूसरों के कहने पे करने वाले काम जो आप खुद करते होंगे अपने लिए रखें, दूसरों के लिए ना रखें म्यार। दूसरी जो आप बात कर रहे थे, वजारत इत्तलात और ISPR, दुनिया में शायद बहुत कम मुल्क में ISPR हो,
मगर मैं समझता हूं कि हुकूमत के मातहत वजारत दिफा और वजारत दिफा के मातहत ISPR है, तो मैं समझता हूं कि प्रिवेल जो है गवर्नमेंट करती है हर वक्त दुनिया में। आप बट सर लेट्स से PMLN की गवर्नमेंट थी, कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, बोलने तो देंगे ना, बोलने तो देना, बोलने तो देना। आप जवाब तो देते नहीं जो इस बात का मैं सवाल कर रही हूँ। कुलभूषण यादव पकड़े जाते हैं बलूचिस्तान से, इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाता है मामला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं इस पर बात करते, ना गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा बात करता है, तो फिर ISPR ही बोलेगी, कौन बोलेगा फिर? आप इस तारीख की देखिए, ISPR ने अगर हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने पकड़ा है तो उन्हें पता होता है ना हालात बेहतरी और किस हालात में कैसे, तो उनका फर्ज होता है कि वो आके बताएं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ब्रीफिंग करें। देखिए हम दुनिया में आज बेच रहे हैं, अब देखिए आप मेरी बात सुने, हमें दुनिया में अगर जीना है तो हमें पैसा चाहिए, ट्रेड चाहिए, कॉमर्स चाहिए, तो हमें दुनिया में पूरे खित्ते में लोग कहते हैं कि यहाँ जंग व जदल नहीं है, अमन है, आके ट्रेड करें। अगर हम हर वक्त अपने इलाके से अमन की बात नहीं करेंगे तो फिर हमारे यहाँ ट्रेड नहीं होगा, कॉमर्स नहीं होगा, तो फिर हमारे लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किलात हो। एक बार कोई एक फैक्ट्स को आप डिस्क्राइब कीजिए, बार बार अगर आप करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इलाका इराक और शाम टाइप का है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुहज़्ज़म दुनिया में और सिविलाइज माशरे में जब आप चलते हैं तो आप ऑपरेशन देखिए, मैं जब से होश संभाला है तो मुझे बलूचिस्तान ऑपरेशन का सुन रहा हूँ, KP ऑपरेशन सुन रहा हूँ, कराची ऑपरेशन चल रहा है, आज तक हम किसी ऑपरेशन के खात्मे तक नहीं पहुंचे। हमें बताना है दुनिया को हम एक बहुत पीसफुल कंट्री है, हमारे इदारे बड़े मजबूत हैं, वी आर कैपेबल टू मेंटेन एवरीथिंग इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। ओके, तो हम हमारे आपस में हमें नहीं सात बोई की लड़ाई नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि आज की जो मीडिया है वो इतनी आजाद है कि जब आप और हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचता है और वो इसी को इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ। ओके, आई थिंक आई ट्राई टू फाइंड द आंसर। आपने जो बात की उसमें कहीं कोई जवाब जरूर छुपा हुआ है। आई विल टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। पेट्रोल की कीमत की हमने बात की कबल चौधरी साहिबा, एक माह कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया। अब आपने ईद से पहले 4 रुपये 26 पैसे मजीद बढ़ा दिए हैं और ये अभी और बढ़ने हैं। और होने क्या जा रहा है कि अपोजिशन इकट्ठी हो रही है आपके खिलाफ। आप लोगों को, आप चाहते हैं कि लोग निकलें अपोजिशन के साथ, इज दैट योर प्लान? फरिया 2 मिनट दीजिएगा मैं, ताकि आपको इसका टेक्निकल इशू बता दूं और उसके बाद असली तस्वीर बता सकूं। ठीक है। पहले तो निहाल हाशमी साहब ने बड़ी बातें की हैं, मुझे समझ तो नहीं आ रही थी कि कौन सी कहाँ लगा रहे हैं, लेकिन एक पिक्चर आपको सिर्फ बतानी थी। ये जो जिस दौर की ये बातें कर रहे हैं, इनके दौर में पहले साल में 18 रुपये और आखिरी साल में 29 रुपये पेट्रोल की और डीजल की, मिट्टी के तेल की, उसके अलावा बिजली की, गैस की कीमतें महंगी हुई। और ये पूरी अखबार के तराशे हैं, आपने अगर वेरीफाई करना हो तो मैं आपको दे दूंगी। इसके अलावा आपके जो इंटरनेशनल फिगर्स थे इनके दौर के ऑयल प्राइसेस के और इंटरनेशनल प्राइसेस दोबारा इंटरनेशनल आपकी जो प्राइसेस जो ये कोट कर रहे हैं, एक्चुअली में इनके दौर में ओबामा ने लिफ्ट की थी सैंक्शंस। 27 रुपये बैरल पर डॉलर जो है वो इनका ऑयल की प्राइसेस थी, जो एवरेज रही है पूरे इनके दौर में $34 पर बैरल। और उस पे इन्होंने, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें दूंगी, जितनी इन्होंने ऊपर इसके पैसे कमाए। 116 रुपए टच किया पेट्रोल इनके दौर में। $34 बिलियन इनकी हुकूमत ने पैसा ऊपर से कमाया, लोगों को रिलीफ नहीं दिया। $34 बिलियन, ये मैं फैक्ट्स आपको कोट कर रही हूँ, इसको जिसने चैलेंज करना है मैं हाजिर हूँ। पेट्रोल अभी से सस्ता था, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में था, और आप लोग कहते थे कि करप्शन की वजह से तो प्राइसेस बढ़े। जी हाँ, आज मैं आपको ये बता रही हूँ ना, 34 करप्शन की वजह से बढ़ गई। मैं आपको बता जो रही हूँ, $34 पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट थी। हम बाहर से खरीदते हैं ऑयल, पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता या निकलता नहीं है, डॉलर के अगेंस्ट पे करते हैं। इनको सस्ता मिल रहा था, ये महंगा बेच रहे थे। एक सेकेंड जी, ये सस्ता खरीदते थे और पूरे टाइम में इन्होंने $34 बिलियन उससे कमाए हैं, जिसकी वजह से ये डॉलर को भी डिफेंड करते रहे हैं की वजह से की। जी, तो यही तो बता रही हूँ कि इतना पैसा ऊपर बनाया। अब क्या है, अब आपका ऑपोजिट चल रहा है। 35% इंटरनेशनल प्राइस हाइक हुई है ऑयल की, जब से हम आए हैं जितनी दफा प्राइस हाइक हुई, और इस पे लेवी टैक्स फिर वापस आना शुरू हो गई। लेकिन आप 1 महीना 1.5 महीना पहले बुक करते हैं, पेमेंट से 1-1.5 महीना पहले होती है। अगर आज प्राइसेस डाउन हुई है, इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में 1.5 महीने बाद आएगा, जो अगर हम आज ऑयल बुक करेंगे। अभी क्यों बढ़ाई है आपने फिर, इस वक्त क्या हुआ है? जिस वक्त हमने
लिया है ऑयल इनसे, उस वक्त बढ़ा था $78 पर बैरल गया है इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके अलावा जो इन्होंने सिस्टम में गड़बड़ें की अब कम होंगी, 60% कम हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए 60% आपने इस वक्त हमने इस पे सब्सिडी दी है, जो ऑयल है, ऑयल की प्राइसेस पे, पेट्रोल की प्राइसेस पे हुकूमत सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हमने लेवी जो टैक्स है वो नीचे रखा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है कि ये बातें जो नून लीग वाले कर रहे थे, तो आप नून लीग वालों की तो आप मेरी बात समझे ना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इनके दौर में बाहर से ये सस्ता ले रहे थे, मुल्क में महंगा बेच रहे थे, हम बाहर से महंगा ले रहे हैं, उस पर 60% सब्सिडी दे रही है, तो वो अब इंटरनेशनल प्राइस। और दूसरा, जो ये इकोनॉमी आपकी चलती है, 60% आपकी इकोनॉमी में बिजली प्रोड्यूस हो रही है, और आपकी जो बाकी एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो चीजें यूज हो रही हैं वो आपकी ऑयल पे डिपेंडेंट है इकोनॉमी, जिसका ये भी थी। तो अल्टरनेट नहीं किया। अब आपको पता है इन्होंने जो बिजली के प्लांट्स लगाए हैं वो इंटरनेशनल आपने बोरोइंग की, उसके अलावा आपने जो है इंटरनेशनल कोल पे लगा दिए हैं। आप बोरो करेंगे, बाहर से पैसे देंगे ऑयल के, एलपीजी के, और उसके बाद वो आपकी बिजली प्रोड्यूस होगी, महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रही हैं। सो आपका डॉलर और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जब भी बढ़ता है, क्योंकि हमने इतनी बुरी तरह अपनी इकोनॉमी उसके जकड़े में दे दी हुई है कि आपको डायरेक्ट उसका इंपैक्ट आता है। इसको डिसएंगेज करने का तरीका ये कि आप अल्टरनेट्स पे जाएं, अल्टरनेट एनर्जी प्रोड्यूस करने के, लेकिन माशाल्लाह 10-10 साल के मुआहदे करके गए हैं। कोल में, इंपोर्टेड कोल पे यू कांट डू एनीथिंग, वी आर डूइंग इट, बट वी नीड टाइम। देखिए आपने जब भी इकोनॉमी में काम करना होता है, आपकी शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस होती हैं, देन यू हैव लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस, और उसका इंपैक्ट उसी तरीके से लैग के साथ आता है। इनकी पॉलिसीज को रिवर्स करने के लिए आपको सारे आपके जितने एग्रीमेंट्स किए हैं उनको रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगी, रिविजिट। अब वो आपको पता है ना, G2G चल रहा है। वी कांट डू एनीथिंग एट द मोमेंट। जनरल साहब, वी कैन डू व्हाट वी कैन डू इज कि हमारी जितनी डिपेंडेंसी है इकोनॉमी की डायरेक्ट ऑयल पे, उसको हम अल्टरनेट पे लेके जाएं और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएं अपनी, जिस पे अब हम आप बजट में देखेंगे कि क्या लेकर आ रहे हैं, उस हवाले से बेहतरी आ जाए। जनरल साहब, ये जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसका इम्पैक्ट तो आएगा आम आवाम पे। अब ये जो बातें कंवल साहब समझा रही हैं, ये एक आम आदमी को तो नहीं समझ आएगी कि इसका क्या रीजन है। वो तो यही कहेगा कि पहले 3,500 में मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरता था, अब 5,000 में भरता है। फिर ये बात ये है, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आम आदमी तो सिर्फ यही देखता है कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है महंगाई का, और साथ ये भी कि उसके चूंकि आमदन बढ़ नहीं रही होती, तो उसी पैसे में उसको ज़िंदगी गुजारना फिर मुश्किल हो जाता है, तो नेचुरली अनरेस्ट तो आता है। लेकिन देखने की चीज़ें, पूरी दुनिया में फूड आइटम्स जितने हैं इन पे सब्सिडी है मौजूद, लेकिन वो मुल्क देते हैं जो खुद कमा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ है, अभी जब ये हुकूमत ख़त्म हुई पिछली और ये नई हुकूमत आई, तो पिछली गवर्नमेंट के जो फिगर्स थे उसमें ये $16 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे थे और $32 अरब की इंपोर्ट कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि एक घर में 5,000 रुपया उनकी इनकम है, लेकिन खर्च वो 10,000 कर रहे हैं, तो कब तक जिंदगी गुजार सकते हैं इस तरह। अब वो कर्जे जो ले लेके आप वो गैप पूरा करते रहे हैं, आज अगर वो कर्जे अदा करने का वक्त आ रहा है और आपको देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ किसी की भी हुकूमत आप ले आए, वो इस मुसीबत में से गुजरेगा जो आज आप भुगत रहे हैं। महंगाई दुख इस बात का है, मुझे जो अफसोस है इस बात का, आज जो वावेला कर रहे हैं लोग, उन्होंने क्यों नहीं पार्लियामेंट में पूछा, जब धड़ाधड़ कर्जे ले रहे थे, $95 अरब तक जब कर्जा आपका गया है, तो हुकूमत से पूछा क्यों नहीं कि भाई आप किन शराइत पे ले रहे हैं और वापस कैसे करेंगे। ये वो सबसे बड़ी मुसीबत है कि पार्लियामेंट में अब भी ये जिन शराइत पे ले रहे हैं IMF से, पार्लियामेंट को मांगना चाहिए कि जी आप शराइत हमें दें, ताकि आप आइंदा के लिए मनसूबाबंदी इनसे करवा सकें। जाके जब आप एक काम करके आंखें बंद कर ली कि जी कर्जा ले लिया, कर्जा तो अभी भी लिया चले जा रहे हैं, नहीं कर्जा लिया है, लेकिन उतारने का इनसे पूछा जाए ना। देखिए किसने उतारना सर, ये पता तो चल जाए। देखें कर्जा, आज ये गवर्नमेंट जो कर्जा ले रही है, ये गवर्नमेंट कर्जा उतारने की जिम्मेदार है। आप अज्यूम करें कि ये 5 साल रहते हैं, तो पार्लियामेंट चाहिए पार्लियामेंट को कि इनसे पहले तो ये पूछे कि किन शराइत पे आपने कर्जा लिया। दूसरा ये तय हो कि कर्जा उतारने की प्लान क्या है आपके पास। अगर कर्जा उतारने की प्लान पल्ले ना हो तो कर्जे लेते जाना तो कोई हल नहीं है। ठीक है, यही काम हुआ है पीछे कि आप $95 बिलियन तक कर्जे पे पहुंचे हैं और पार्लियामेंट में कोई सवाल नहीं हुआ उनसे कि अभी आप कर्जा लेते जा रहे हैं तो उतारेंगे कैसे। और अब एक चीज और ऐड कर दूं, जनरल साहब की बात को बढ़ा दूं,
इन्होंने ये टाइम रखवाया था 3 इयर्स 4 इयर्स बाद की कर्जों की पहली इंस्टॉलमेंट्स यानी जो अब हमने देनी शुरू की है 6.5 अरब रोज का जो है वो सूद बन रहा है कर्जों के ऊपर। और जितने कमर्शियल लोन्स हैं वो इनकी पहली दफा नून लीग ने ये तमाशा किया कि इन्होंने ये बाकी बोरिंग तो ठीक थी, कमर्शियल लोन्स भी जाके महंगे लिए, मतलब कोई बोरिंग की लाइन इन्होंने छोड़ी नहीं है इंटरनेशनली। जो अब ये है कि जितना इन्होंने अब ये कर्जा जो लिया है उस पर लाजमन ये जो सब्सिडीज खत्म करने वाला किस्सा है ये इनको IMF ने मजबूर किया कि आप सब्सिडीज खत्म करें। नतीजा ये कि उसका आवाम के ऊपर इम्पैक्ट बहुत बुरा आएगा। और ये चीज अब ये चीज पार्लियामेंट में वाज़ेह होनी चाहिए कि किन शराइत पे लिया, ठीक है, क्या सब्सिडी उसमें खत्म करने की बात आई है। इसी तरह पिछली गवर्नमेंट का भी होना चाहिए था ताकि कर्जे धड़ाधड़ लेता ना जाए कोई। राइट चौधरी साहब, ये कर्जों का मामला है सारा, क्योंकि जो महंगाई का बार है बार बार सब यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक नजर आ रहा था कि ये आएगा और अभी मजीद होगा। जरदारी साहब की ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कर्जों। देखिए प्रिया, दो बुनियादी चीजें हैं। पहले तो मैं एक गुजारिश करूं, पेट्रोल पे बात हो रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आपको याद है हमारे 5 साल में एवरेज जो था वो $100 पर बैरल था। यस, कुछ कभी थोड़ा नीचे भी आया लेकिन $147 पर बैरल पे भी गया था, आपको याद होगा। लेकिन हमने सारा पास ऑन नहीं किया। जरूरी नहीं है हुकूमतें किस लिए होती, अगर आपने लोगों पे पास ऑन ही कर देना सारे का सारा, लोगों को महंगाई की सूरत में दे देना है, तो फिर आप किस लिए बैठे हैं? आम आदमी को रिलीफ देना है या अमीरों को आपने रिलीफ देना है? दूसरी बात यह है कि इसको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप ये जो कर रहे हैं आज कल, ये फंसे किस चीज में? ये तो कहते 47 रुपए का लीटर करेंगे पेट्रोल, रिकॉर्ड की तकरीर है इनके जो साबका वजीर खजाना, जिनको इन्होंने जो दिमाग था इनका, जिनको इन्होंने बड़ा जलील करके हटाया है। let's not use this word. Let's not use this word. Please. गैस की कीमतें सारे एशिया में सबसे ज्यादा है। वो देखो दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है, आप करेंगे अब गैस की कीमतें ये पिछले 1.5 महीने के अंदर पहले इन्होंने 6 रुपए बढ़ाया था, फिर 9 साढ़े 9 रुपए बढ़ाया, अब फिर 4.5 रुपए बढ़ा दिया। बिल्कुल, ये कभी अनप्रेसिडेंटेड है। कीमतें इतनी नहीं हुई। उस वक्त जब ये बढ़ा रहे थे 12 रुपए तो उस वक्त तो $66 पर बैरल, ठीक है, उस वक्त तो इतनी नहीं थी कि आप इतनी तेजी से। ये बड़ा अहम नुकता है चौधरी साहब आपका कि तेल के मामले को कर्जों से आप जोड़ दिया सीधा। कंवल साहब मैं उधर आ रहा हूँ, मैं आप कर्जों मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों है। देखिए मैं गुजारिश, कर्जे 2 तरीके से इनके जो इनके तस्वराती महल बनाए हुए थे PTI। नंबर 1, कर्जे नहीं लेंगे, बाहर से डॉलर आएंगे। मेरे साथ जो इनके संजीदा लोग थे वो बाकायदा बहस करते थे जो 20-25 अरब डॉलर तो पहले साल आ जाए। दूसरा, इन्होंने 8,000 अरब रुपए पे लेकर जाना था ये जो रेवेन्यू था, और कहा था कि ये लोग खुद लाइनों में लगकर जो है वो टैक्स देंगे, क्योंकि ईमानदार हुकूमत आएगी तो लोग लाइनों में लगकर टैक्स देंगे। अब वो नहीं हो सका, बस उसकी बजाय शॉर्टफॉल हो गया है 500 अरब रुपया। अगर शॉर्टफॉल होगा जो कि इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना था, उसकी बजाय अगर ये 500 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा कर लेते, इनको कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ईमानदार हुकूमत आई है। इसका मतलब अगर लोगों ने टैक्स नहीं दिया तो वो इनको ईमानदार नहीं समझते। और दूसरी बात यह है, आपने अपना जो टोटल रेवेन्यू है उसका 52% लेना है ना। हम आए थे 1,000 अरब रुपए की इकोनॉमी रेवेन्यू हमें मिला, हम 1950 पे ले गए। ये जो थे चलो डबल नहीं कर सके, लेकिन ये भी 3800 पे लेकर गए। इन्होंने बजाय इसके कि उसको ज्यादा करके कम कर दिया, और इकोनॉमी की जो है हमारी ऑनगोइंग गवर्नमेंट 5 साल कंक्लूड तो नहीं हम कर रहे हैं आज। और पहला जो कर्जा जब आता है तो उसका पहला मुशर्रफ क्या होता है कि आपने डिफेंस को देना, वहां पे तो आप 1 रुपया नहीं काट सकते। दूसरा मुशर्रफ क्या है, आपने कर्जों से अदायगी से वापस पैसे देने। तीसरा क्या आपका डेवलपमेंट होता है जिसपे सारा शोर है, खा गए पी गए, करप्शन कर गए, और उसमें से हर बार काटा जाता है। इस बार भी सबसे ज्यादा अगर कोई कट लगी है तो वो डेवलपमेंट बजट से लगी है, जिससे 20 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उसमें से 20 लाख और 15 लाख इस साल का लोग गए। 35 लाख लोगों का रोजगार बजाय के देने के वो उलट हो गया, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे। आपने NHA का बजट काट दिया, आपने डेवलपमेंट बजट PSDP काट दिया, पंजाब का बजट सबसे ज्यादा आपने 130 अरब रुपए आपने सिंध का काट दी।
तो ये चीजें देखनी पड़ेगी, और ये जो तस्वराती माहौल बनाए हुए थे उसकी बजाय ये कौम से माफी मांगे और हम कर सकते थे, हमने झूठ बोला, ये कर सकते थे, ये नहीं कर सकते। नहीं चौधरी साहब ये बताइए ना, एक सेकंड कमल मैं ये बात देखिए, इन्होंने जो किया चौधरी साहब, आप जानते हैं अदारे बर्बाद हुए, जितना आपको लॉसेस में जा रहे हैं, स्टील मिल जा रही है, PIA जा रही है, रेलवे जा रही है, ये इतने बुरे हाल में नहीं थे ये अदारे। अब चीज ये है कि अब ये हुकूमत जो है, ये हुकूमत सोल्यूशन ढूंढ रही है। मैं ट्रेड यूनियन को डील करता हूँ, मेरे पास लेटेस्ट फिगर्स है PIA की भी, रेलवे की भी, स्टील मिल की भी और बिजली की, सबके अंदर पिछले 10 माह में खसारा जो है वो बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी प्लानिंग, भर्तियां भी चेक कर लें किस जमाने में हुई और कैसे कैसे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जी, आप सिंपल है ये फरिया, अगर एक नेस्कॉम इनका अदारा है, आपके 5% बढ़ जाएंगे। जनरल साहब बात कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप जहाज बढ़ जाएंगे तो परसेंट कम हो जाएंगे। जनरल साहब नेस्पाक एक अदारा यहाँ पे, अगले दिन उनका मैं उनके बात हो रही थी उनके MD से, वो कहने लगा जी ये पॉलिटिकल पार्टीज ने 1200 आदमी उसमें भर्ती कराया है और ढीले का काम नहीं कर रहा। मुराद से अपनी ये अदारे बर्बाद किए हैं, अब उसमें आके निचोड़ के इनसे मांग रहे हैं कि जी आप करें। देखें इनकी भी स्ट्रेटेजी जो है, जब तक ये अदारों को ठीक करके इकोनॉमाइज नहीं करेंगे, जब तक ये लॉस मेकिंग अदारों में से पैसा नहीं बचाएंगे, जब तक ये सर्कुलर डेट से जान नहीं छुड़ाएंगे, जब तक ये इंपोर्ट्स अपनी कम नहीं करेंगे, जैसे लग्जरी गाड़ियां आ रही है, ये कुछ, ये वो मैयर्स हैं जो आपके हाथ में है। एक्सपोर्ट बढ़ाना ये लंबे वक्त के काम है। इनकी इकोनॉमी की अभी तक इन्होंने, PTI ने अपनी माशी पॉलिसी नहीं दी। अगर ये बजट के साथ माशी पॉलिसी दें जिससे ये चीजें नजर आए तो कौम को पता लगे कि इनकी आगे डायरेक्शन है क्या। आज डायरेक्शन नहीं पता, बिजनेस कम्युनिटी को भी ये मसले हैं बाहर कि आप डायरेक्शन नहीं हमें बता रहे, लिहाजा हमें क्या पता कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें। तो ये वो नहीं करें इन्वेस्ट, इनको चीज बता दूं कि 10 महीने से आपने इकोनॉमी का पहिया रोका हुआ है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो ये अभी इन्होंने 12 ये कह रहे थे NHA का बजट, ये सड़कों के अलावा मुझे बता दें, और वो भी नॉन सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स थे जो आपने बोरिंग करके लगाए थे। आप लोग, आपको पता था आपने ये इदारे ठीक करने, अगर आपने आना भाई आप अभी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इन्होंने कितना दिया? पाकिस्तान की तारीख में आज तक $19 बिलियन चले गए। कैसे चले गए? कैसे चले गए? वो बैठ के, अब जो मतलब चोरी की है, जिसने बेड़ा गर्क किया, वो बैठ के शोर मचाते हैं, दूसरे बैठ के कहते हैं कि हम आपको बताते हैं। ये तजर्बाकारी थी। $19 बिलियन इनकी हुकूमत जब थी, चौधरी मंजूर की, इन्हें $19 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था। इनको $97 अरब का फॉरेन वो आपको मिला हुआ था, क्या डेट? डेवलपमेंट बजट से, डेवलपमेंट बजट में अभी आपको पता है कि जिस वक्त इन्होंने ये 5.2 का जो ग्रोथ रेट कहते हैं, उस वक्त भी एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF ने, दोनों ने कहा कि ये इनकी स्लो डाउन हो रही है इसलिए कि हीटेड कंजम्पशन ओरिएंटेड इनकी इकोनॉमी है। वो क्यों निकाला, सॉरी क्यों बुलाया का पूछ रहे हैं नेहाल हाशमी साहब। नेहाल हाशमी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। लेट मी आस्क चौधरी साहब वन क्वेश्चन। चौधरी साहब, ये हकीकत नहीं है PIA में आप बात करें या जिससे भी कोई अंदरूनी खाना जानने की कोशिश करें, वो हमें एक भर्तियों की लिस्ट बताते हैं जो पीपल्स पार्टी के जमाने में हुई। PTV में चले जाएं, वहां पे भर्तियों की एक लिस्ट पता चलती है इनकॉम्पिटेंट लोगों की, जो कि पॉलिटिकल भर्तियां हैं। इसी तरह और इदारों को पूछते हैं। मुराद साहब मुझे कह रहे हैं मेरे पास गोस्ट वर्कर है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बात ना करो क्योंकि फिर लोग कहेंगे रोजगार खराब हो। आप किसी दिन इन चारों इदारों पे रख लें प्रिया। मैं सर्कल, अगर जहाज नहीं है, आपको पता है कितने जहाज है एमिरेट्स के पास? 169। तो उसके मुताबिक उसका है। पाकिस्तान में उसका सैलरी इंपैक्ट पता कितना है? पाकिस्तान का दुनिया में सबसे कम 16%। सर कॉम्पिटेंस भी तो चाहिए। 450 अरब का उस पे खसारा भी है। का काम नहीं, सब्र करें। सारी यूनियंस बनाई हुई है, ऐसे थोड़ा वो घाटे में चले गए। 450 अरब का खसारा। बात तो सुन लेना, 1 मिनट बात सुना भी करें ना। अगर सैलरी इंपैक्ट 16% है और दुनिया की बुरी से बुरी एयरलाइन जो है उनका 20 से 22% है, इथियोपियन एयरलाइन का 22%, तो फिर आप इसको वजह न बताएं। वजह जो है उसको किसी दिन रख ले, मैं आपको सारा बताता हूं कि क्या हुआ है वहां पे। ओके, लेट मी कम टू नेहाल हाशमी साहब। नेहाल हाशमी साहब, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि प्राइम मिनिस्टर लाहौर से कराची गए प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने कहा कि मैं बैठा हुआ था, देखें जी इसकी मेज तक टूटी हुई है खाने की, PIA का बुरा हाल है, PIA को मैं ठीक करूंगा प्राइम मिनिस्टर बन के। वो नहीं कर सके।
और इदारों को भी नहीं ठीक कर सके। ये बड़ा, अब हम पीटीआई से तो कहते हैं, मगर आप लोगों को भी पता है ये इदारे ठीक करने हैं, मगर आप लोग नहीं कर सके, वजह क्या है? मैं एक बात का तो शुक्रगुजार हूं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटे हुए 2 साल हो गया, मगर आज भी पाकिस्तान के हर चीज के महवर वही है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि जब नवाज शरीफ साहब ने इख्तियार लिया था तो उस वक्त पीआई के पास जो एयरक्राफ्ट थे उसकी तादाद थी 16, और नवाज शरीफ साहब के दौर में वो 16 से बढ़ करके 40 पे पहुंच गई। सारा खत्म नहीं हुआ, आपने जीएम लाए, वो भाग गए। आप तो लेना मोहतरमा, एक तो मेरे बारे में आप बीच में बोलती हैं, एक तो मेरे बारे में आप बीच में बोल देती हैं। माने तो सही। अच्छा प्लीज सुन तो लेना, मेरी बारी में आप बीच में बोल पड़ती है ना, मेरे बारे में चलिए आप बात करें। वो जो जहाज बर्लिन चला गया था, वो एक अपने जनरल साहब के इदारे के एक साहब थे रिटायर्ड, उनकी मेहरबानी थी, वो थे डायरेक्टर प्रिक्योरमेंट। कुछ हो नहीं सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज भी पीआईओ को जनरल साहब का इदारा चला रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप ओवरलैप चीज़ों पे करते हैं, हम दूसरे के डोमेन पे पैर डाल देते हैं, शूज में डाल देते हैं, तो इसी तरह होता है। तो देखिए, कम से कम कल सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि जो जिसको मरियम नालायक वजीर आजम कहती हैं, उनको ये तक नहीं पता था कि हाउ टू ग्रेट एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टू मैनेज द, वो जो एक तरीका होता है बादशाहों से, 2 सरबराहों से मिलने का। आप देख रही है सोशल मीडिया में कैसे हो रहा है। और ये इकोनॉमी देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं है, देखा था फॉर गॉड सेक निहाल साहब किस, देखिए आप प्लीज, आप एक तो इतना नवाज शरीफ बैशिंग पे, आप इतना नवाज शरीफ बैशिंग पे आ गई। प्लीज आप एंकर है ना? नहीं, मैं नहीं बोल रही भाई, आप एंकर है। आसमी साहब को रोज अच्छा लग रहा है, मैं नहीं बोल रही, ये कमल शौकत साहब बोल रही है, मैं नहीं देख एंकर नहीं है। अच्छा ये जो साहबा, ये तो इनको तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, ये हफीज शेख की जगह पे होना चाहिए। तो बड़ी काबिल है, इन्होंने जिस तरह से बातें की, मगर इन बेचारों की साहब भी चला रहे। भाई आई एम सॉरी फॉर दैट, और आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मगर जनरल साहब हो, मैं हूँ, ये कंवल साहबा, जितने भी इकोनॉमिस्ट बैठे, एक तरफ पाकिस्तान के अवाम से जाके पूछिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का हॉल क्या है, पाकिस्तान के अवाम से जाके पूछिए कि नवाज शरीफ का दौर था या इमरान खान का दौर बेहतर है, पाकिस्तान के अवाम से जाके पूछिए कि पाकिस्तान के इमेज नवाज शरीफ के वक्त में बेहतर था या इमरान खान के वक्त में, पाकिस्तान के अवाम से जाके पूछिए कि आज तरक्की ज्यादा हो रही है, उस वक्त तरक्की आ रहा। आप जाके लोगों से तो पूछिए, आप इंटरनेशनली जाकर के पूछिए, तो आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान के अवाम सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट है, जो सफरर है, जो बेनिफिशियरी है, जो उन सड़कों पे चलते हैं, जो उन हॉस्पिटलों में जाते हैं, जो उन दरगाहों में जाते हैं। ये कमल साहब और मैं तो बेनिफिशियरी नहीं है ना, हम सफरर है, हम प्रिविलेज क्लास के लोग हैं जनाब। उनसे जाके पूछिए जो एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 18,000 नहीं, आप मिडिल क्लास नहीं, आप माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन है, और आपके साथी तो 200 बिलियन डॉलर बाहर से लेके आते हैं। आपकी इमेज पूरी दुनिया में 0/0 है, इसलिए ना फॉरेन एक्सचेंज आप वापडा साहब से मांग लीजिए, वो अमीर आदमी है, उनके 1 दर्जन से ज्यादा उनके जायदाद है लंदन में, वो दे सकते हैं वापडा साहब। उनके यहाँ पर ही बहुत सारी जायदाद है, उनसे मांगिए। आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी IMF के पास, आपके अपने लोग इतने अमीर हैं, आपके अपने लोग इतने अमीर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों है, हम क्यों मांगे किसी से? कल अगर किसी और की हुकूमत आए, फिर IMF के पास भीख मांगने क्यों जाती है? की पार्टी की आए, भीख मंगा क्यों बना रहे? भीख मंगा चौधरी साहब की पार्टी की आए, कौन तो भीख मंगा ही है? सर आज पहली दफा कर्जा तो खैर नहीं मांग रहे। अगर निहाल साहब की पार्टी या चौधरी मंसूर साहब की पार्टी कल को हुकूमत में आए, तो मेरी गुजारिश होगी कि वापडा का जरूर एहतसाब करें, क्योंकि ये जो एहतसाब अगर पीटीआई नहीं कर रही किसी का, नहीं कर रही, उन आने वाली हुकूमतों की जिम्मेदारी। देखिए इन लोगों ने जायदादें बनाई हैं, हमारी नहीं, ये तो नैब के चेयरमैन की जिम्मेदारी है। मैं बता दूं, देखिए चौधरी साहब जरा बात सुन लीजिए, चौधरी साहब 1 मिनट बात सुने। देखिए बड़ी खुशकिस्मती होती कि सबका एहतसाब ये कर रहे होते, लेकिन नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज भी वाज़ेह है कि वापडा ने भी जो जायदादें बनाई हैं, वो पीपल्स पार्टी का दौर था उस वक्त जब वो बनी, और फिर नून लीग का दौर भी पूरा गुजरा, और इसी तरह बाकी भी जो केसेस जिनकी आप अलीम खान जायदादें बनाने के लिए शोएब भाई उसने डिक्लेरेशन नहीं किया। शोएब भाई वो मेरी जान, आपको आज जायदादों का पता चल रहा है, मुझे पता था इन चीजों का बड़ा पहले से, और ये चीजें बनी। एक चीज आप ज़हन में रखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिए, अलीम खान का केस तो बहुत पहले से था ही, यहां पे नैब के पास भी आया हुआ था।
आप लोगों ने क्यों नहीं एहतसाब किया? मुझे शिकायत इससे है कि आपके दौर में हमारा काम नहीं नहीं, चौधरी साहब देखिए, पार्टी की जब हुकूमत थी, बड़े छुपे रुस्तम में आपको पता था, आपने मुझे बताया नहीं। मेरी बात सुनिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब, तो रहमान मलिक बैठता था इतना ढेर फाइलों का लेके, और वो तकरीर किया करता था कि ये मियां नवाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत है मेरे पास। भाई रहमान मलिक ये कैसे कह सकता है? जब है सबूत तो फिर क्यों नहीं केस चलता? उस हुकूमत की जिम्मेदारी थी। आप मुकमुका का काम करके चले गए और फिर आप कहते हैं कि जी अब ये होना चाहिए। मैं तभी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अब आप तो इनको बिल्कुल ना छोड़ें। अब आपकी हुकूमत अदा दे तो बिल्कुल न छोड़े, इनको पकड़े, इनको मारे अच्छी तरह। चौधरी साहब की बात सुनते हैं जी। चौधरी साहब, सर ये हुकूमत से भी तो पूछा गुजारा सर, ये तो इंतकाम के शोले हैं, ये तो इंतकामी हुकूमत है, ये तो सबसे इंतकाम ले रही है, ये जजों से इंतकाम ले रही है, जर्नलों से ले रही है, जर्नलिस्टों से ले रही है। ये हुकूमत तो इंतकाम के शोले, इन्होंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं। कोई इंतकाम नहीं ले रहा। इंतकामी हुकूमत है, इस हुकूमत ने इंतकाम के अलावा कोई काम नहीं किया है। इस मुल्क के आवाम से इंतकाम ले रहे, इस मुल्क के इकोनॉमी से इंतकाम ले रहे, इस मुल्क के मीडिया से इंतकाम ले रहे। ये तो इंतकाम है, इंतकामी हुक्म है, इंसाफी नहीं है। इंतकामी तहरीक इंतकाम, इसका नाम है तहरीक इंतकाम, क्योंकि इसके जिम्मे जो काम था कि आवाम को। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। इमरान खान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर इदारों के अंदर तबाही का इल्जाम लगाते रहे, और उसकी वजह जो वो बताते थे वो ये थी कि अकरबा परवरी है, मेरिट के खिलाफ अहम ओहदों पर तैनात किया जाता है, हर ओहदे पर मेरिट होना चाहिए, इसी को वो बार बार सपोर्ट करते थे। लेकिन अब हुआ ये कि उनकी हुकूमत में भी वही सिलसिले शुरू हो चुके हैं। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल की बहन शबनम गुल को डायरेक्टर नेक्टा तैनात किया गया। इल्जाम यह है कि ज़रताज गुल ने बहन को डायरेक्टर बनाने के लिए खत के जरिए सेक्रेटरी दाखिला से सिफारिश की। उनकी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को एक खत लिखा गया। वज़ीर आज़म ने इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नईमुल हक ने ट्विटर पर कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात ज़रताज गुल को अपनी बहन की तकर्री के लिए नेक्टा को लिखा गया खत वापस लेने का हुक्म दिया है। सिफारिश पर तकरीरियां पीटीआई की रिवायत के खिलाफ हैं। पीटीआई हुकूमत में कोई शख्स अपने अजीज़ व अकारिब को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। तहरीक इंसाफ हमेशा अकरबा परवी की मुखालिफ, लेकिन हुकूमती शख्सियात ओहदों से फ़ायदा उठाकर रिश्तेदारों को नहीं नवाज सकती। सो उन्होंने तो ये ख़त वापस ले लिया ज़रताज गुल साहिबा ने, मगर मेरिट के पीछे से कई सवाल अब मौजूद हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि नईमुल हक जो अकरबा परवरी की मुखालफत करे हैं, लेकिन उनके भतीजे शराजुल हक तरक्की करके नादरा कराची रीजन के डायरेक्टर बन चुके हैं। नईमुल हक के भतीजे सिर्फ 2 माह कबल नादरा हेडक्वार्टर में मैनेजमेंट एसोसिएट के तौर पर भर्ती किए गए थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब वो हेडक्वार्टर के प्रोजेक्ट से तबादला करके उन्हें ग्रेड 19 में कराची रीजनल हेडक्वार्टर का डायरेक्टर तैनात कर दिया गया है। शराजुल हक ने सिर्फ 2 माह में 18 ग्रेड से 19 ग्रेड में तरक्की कर ली, मगर नईमुल हक साहब इस बारे में भी अगर कुछ बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सो आई विल स्टार्ट विद यू जनरल साहब की ये जो अकरबा परवरी की बात कर रहे हैं, इनकी अपनी गवर्नमेंट में भी मसले हैं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया यही रहा है और बहुत सारी हमारी खराबी इसी में रही है कि हमने मेरिट की बजाय अपने ताल्लुकात और वाकफियत को तरजीह दी। अब आप नईमुल हक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नईमुल हक को जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने और जवाब किसी दिया भी है जगह पे शराजुल हक उनका भतीजा जरूर है, लेकिन इसका तबादले का ना होने ना उनका कोई ताल्लुक है। पिछले तमाम दौरों में दौर जितने गुजरे उनमें यही दुख रहा, और अगर आइंदा भी ये है तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अकरबा परवरी का मतलब ही यही है कि आप मेरिट को इग्नोर कर रहे हो। और ये अभी हम जो इदारों की बात ना सिर्फ डैमेजिंग है बल्कि उन लोगों के लिए इंतहाई डिमोरलाइजिंग है जो बेचारे क्वालिफाइड आपके लिए धक्के खा रहे होते हैं। जहां तक ज़रताज गुल का ताल्लुक है, इसमें नेक्टा को वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि ज़रताज गुल ने लेटर लिखा था गालिबन जनवरी या फरवरी शुरू में, ये कुछ 3 महीने का प्रोसेस दरमियान में गुजरा है जिसमें कि नेक्टा ने किया सिलेक्शन। अब अगर सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन प्रोसेस में ज़रताज गुल की बहन को सिलेक्ट किया गया है,
तो नेक्टा को वाजे बताना चाहिए, क्योंकि उसके सिलेक्शन प्रोसेस में जरताज गुल ने इंटरफियर नहीं किया। उसने लेटर जरूर लिख के शुरू में नाम भेजा अपनी बहन का, फिर ये कि उसकी जो सिस्टर है उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी वो थीसिस लेटर लिख दिया है, हाँ जी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसके खिलाफ एक्शन किया था ये, लेकिन वो पिछले 12 साल से गवर्नमेंट सर्विस में थी, और गवर्नमेंट सर्विस में होने के नाते अगर वो चीज़ दुरुस्त थी उस वक्त की तो गवर्नमेंट सर्विस में कैसे गई वो। सो ये चीज़ जो है ये इतनी सिंपल नहीं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि नेक्टा एक वाहिद अदारा है जिसको वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में नेक्टा ने सिलेक्शन प्रोसेस किया है और उसमें से गुजारा है। राइट चौधरी साहब, और अगर वो सिलेक्शन के तहत आई है, ठीक है, और वो ये भी वाजे करें कि क्या उस लेटर के इफेक्ट के तौर पे तो नहीं उन्होंने ये काम मेरिट किया। पे हो सकती थी, लेकिन लेटर की वजह से परेशानी ज्यादा है, क्योंकि यकीनन एक फैमिली में 2 कॉम्पिटेंट 3-4 लोग कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, मगर जो लेटर है वो शुक्र को शुबात पैदा कर रहा है। जी चौधरी साहब, एक तो मेरे ख्याल में पीटीआई वाले बड़े अजीब लोग हैं, इतने दर्जनों इन्होंने रखे हुए हैं, 38 तो पंजाब में है और यहाँ पे भी दर्जनों है। इन्हें जनरल साहब से सीखना चाहिए कि कैसे दिफा करना है ऐसी बातों का। दूसरी बात मेरी गुजारिश ये है कि 2 नहीं है, मैं तीसरा भी आपके प्रोग्राम में बता दूं। ये मिस्टर नवीद अनवर बिंडर है, ये जो वजीर ज़राअत है पंजाब के, ये उनके बहनोई हैं, और उनको लगा दिया गया है पंजाब चेयरमैन पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलर अथॉरिटी, पैमरा, इसको भी पैमरा ही बोल, उसका चेयरमैन लगा दिया गया है। मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी बहनोई को वो जो पंजाब की है रेगुलेटरी अथॉरिटी फूड एंड उसका लगा दिया। और ये आस्ता आस्ता निकल गए। यहाँ पे 1, 2, 3 अभी तो सामने आए ना, तीसरा मैंने आपको बताया, मैं अभी आपको इसका जो लेटर है आपके भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। इस तरह की कई है। अलमिया ये है कि ये कहा करते थे कि ये पोस्टें एडवर्टाइज होंगी, फिर उस पर मेरिट पे बंदे आएंगे, 22 से 2 आएंगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आएंगे, हमारे पास 200 हिटमैन है मोशत के, और हिटमैन जो है उन्होंने मोशत ही हिट कर दी है। अब समझ इनको आ नहीं रही, कोई चीज इनसे संभल नहीं पा रही, सिर्फ गालियां देना ये जानते हैं। इकोनॉमी जो है उस पर रोज कोई ना कोई नई चीज आ जाती है। लाइन कट गया। बट एक एक्शन तो हमने देखा ना हाशमी साहब, एटलीस्ट अगर लोगों ने आवाज उठाई तो एक एक्शन तो लिया गया। माजी में हमने देखा कि सिलेक्टेड लोग आ जाते हैं और कोई असर नहीं होता। आई थिंक हाशमी साहब की आवाज नहीं जा रही, आप बताइए। आप बड़ी सीधी सी एक चीज रखें ज़हन में, मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के तो मीडिया सेल चला के कई वजारतों को हदायत दे रही थी। राइट कंवल साहबा, फरिया, मैं पहले जरताज पे मैं आती हूँ। ये जो 2 पार्टीज के नुमाइंदे बैठे हुए, मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन दोनों फैमिली लिमिटेड पार्टीज हैं। इनसे तो आप नेपोटिज्म की बात करें ही ना, उनकी तो बेसिक आइडियोलॉजी अपनी फैमिली है। एक देखें ना, मैं आपको बता रही हूँ, उनका कमेंट्स जो है ना वो बनते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना ये स्टैंडर्ड सेट किए, ना उनको इन स्टैंडर्ड्स का पता है, ना उनको मेरिट इस बात पे वो कर सकते हैं। फरियाल तालपुर जो एमपीए हैं और डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी हैं सिंध की, उनके हस्बैंड क्या हैं आपको मालूम है? इस वक्त वहाँ एड्स सारी स्ट्रक हुई हुई है, उसी उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एड्स हुई हुई है। बिलावल ऊपर एमएनए, नीचे फरियाल तालपुर एमपीए, और उन्हीं के मैं बता रही हूँ उनके हस्बैंड ही पिछले 10 सालों से या वो सेक्रेटरी एजुकेशन होते हैं या वो सेक्रेटरी हेल्थ। मैं ये समझती हूँ, देखें जो भी उसमें जो एक ही सिर्फ आपके सामने लेटर आया जो उनके प्रिंसिपल स्टाफ अफसर ने लिखा है, और वो उन्होंने नेक्टा ने उस पर क्लैरिफाई किया है। नेक्टा ने कल अपना बयानिया दिया था कि हमने 6 लोगों का इंटरव्यू किया है। अखबार में जो रिपोर्ट गई है, और पीएचडी उसके लिए मांगी नहीं थी, मास्टर्स का उन्होंने ऐड लगाया हुआ, पीएचडी का मास्टर्स बोलने का, पीएचडी का थीसिस उसका हो गया, सरताज बोलने वो कुछ और मीडिया उसको इतना ओवर ब्लो कर रहा था, और उसने आज जो लेटर कल वापस भी लिया है वो भी प्रिंसिपल स्टाफ अफसर ने लिया है, लेकिन उसमें सरताज गोल ने ये रिक्वेस्ट की है कि आप बेशक इस पे इंक्वायरी जनरेट करें, ये ओपन ट्रायल करें, इंक्वायरी करें, इसको डिग आउट करें। अगर आपको मेरा कसूर लगता है तो फिर जरूर बता दें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि देखें हमारी पार्टी ने अपने लिए स्टैंडर्ड्स खुद खड़े किए हैं और हम खुद ही अपने स्टैंडर्ड्स के जवाब दें, हम इनसे इस पे क्रिटिसिज्म नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और ये पहली दफा हुआ है कि अगर कोई इस तरह की बात